नमस्कार, एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अमृत तिवारी। इंदौर के महू में बवाल के बाद अब शांति है। पुलिस ने अब तक 13 लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन अब भी इलाके में भारी पुलिस बल तैनात है। इस बीच पुलिस ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील भी की है। देखिए खास रिपोर्ट। बवाल के बाद काबू में हालात, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात, गली गली में पुलिस की गश्त। महू में बवाल के बाद अब शांति है। दुकानें और बाजार भी खुले, लेकिन शहर में चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती है। कलेक्टर आशीष सिंह ने लोगों से किसी तरह की अफवाह पर ध्यान न देने की अपील की है। साथ ही कहा है कि वीडियो के आधार पर हिंसा के आरोपियों की पहचान की जाएगी और हिंसा में शामिल लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कहीं पर अब कोई भी समस्या नहीं है, इसीलिए आपके माध्यम से मैं सबसे अपील करता हूं कि सब लोग संयम रखें और किसी तरीके की अफवाह पर ध्यान न दें। वर्तमान में अभी हमारा जो प्रयास है पूरी तरीके से शांति जो स्थापित है आगे भी जारी रहे। इस पर है किस तरीके से ये घटना हुई, क्या उसके कारण रहे, कौन कौन से लोग जिम्मेदार हैं, वो सब चीज़ें अभी अगले 1-2 घंटे के बाद हम लोग निकालना चालू करेंगे। एसपी हितिका सिंह ने बताया कि जीत के जश्न के दौरान पटाखे फोड़ने पर विवाद हुआ था, जिसके बाद हिंसा भड़क गई। एसपी ने बताया कि पुलिस ने हिंसा को लेकर 13 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। साथ ही सोशल मीडिया की भी निगरानी की जा रही है। इंडिया न्यूजीलैंड मैच के बाद कुछ जुलूस निकल रहे थे, जिसमें कुछ लोगों ने मस्जिद के बाहर पटाखे चलाए, जिसके बाद दोनों पक्षों में विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई और दोनों तरफ से पथराव हुआ। पुलिस बल जो है वो पूरी तरह यहाँ पे मौजूद है और लगातार पेट्रोलिंग भी कर रहा है। अभी यहाँ पे पूरी तरह से शांति बनी हुई है। महू में हुए बवाल को लेकर मुस्लिम पक्ष का आरोप है कि भारत की जीत के जश्न के दौरान किसी ने मस्जिद में जलता हुआ पटाखा फेंका, जिसके बाद विवाद बढ़ गया और दोनों तरफ से पत्थरबाजी होने लगी। अभी की नमाज चल रही थी, उसी बीच में जुलूस यहाँ से शोर शराबा करते हुए निकला और जब तक हम नमाज से फारिग होते, जब तक यहाँ शायद जुलूस का आखिरी हिस्सा बचा हुआ कुछ होगा, नमाज के लिए नमाज से फारिग होकर निकल ही रहे थे तो किसी ने बम अंदर की तरफ फेंका। सुतली बम था वो, और उससे पूरा धुआं उठा और पूरी सिचुएशन क्रिएट हो गई और सारे लोग पैनिक हो गए। इस तरह फिर वो बात बढ़ती चली गई। हिंसा, आगजनी और पथराव को लेकर बीजेपी विधायक उषा ठाकुर ने कहा है कि पथराव करने वाले देशद्रोही हैं, जिन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। महू की जो घटना है, मुझे तो ये देशद्रोहिता का ही परिचय दिखती है। भारत के जश्न पर, जीतने के जश्न पर सब बच्चे यहाँ तिरंगा लेकर अपना जश्न मना रहे थे, रैली निकाल रहे थे। इसी बीच अल्पसंख्यक समाज के बस्तियों से भयंकर पथराव, पहले तो जानबूझ के रास्ता डाइवर्ट किया। जिस रास्ते से जा रहे थे वहां एक 2-3 बाइक खड़ी कर दी, तो मजबूरन या रैली वालों को दूसरी जगह से जाना पड़ा। दरअसल रविवार रात आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की जीत के बाद महू में जश्न का जुलूस निकाला जा रहा था, लेकिन जश्न का माहौल अचानक उपद्रव की स्थिति में तब्दील हो गया। रात के अंधेरे में जब जुलूस एक मस्जिद के पास पहुंचा, तो जश्न में शामिल शरारती तत्वों ने मस्जिद में जलता हुआ पटाखा फेंक दिया, जिसके बाद 2 गुट आमने सामने आ गए, जिसके बाद हिंसा भड़क गई। इंदौर से एनडीटीवी के लिए तनुश्री देसाई की रिपोर्ट। भूपेश बघेल के घर 11 घंटे की जांच के बाद ईडी की टीम वापस लौट गई। पूर्व सीएम बघेल ने कहा कि 33 लाख रुपए कैश लेकर जांच टीम गई है। भूपेश बघेल ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे उन्हें चिंता करने की जरूरत है। सरकार के खिलाफ जो भी आवाज उठाता है, उसके घर केंद्रीय एजेंसियां जांच के लिए पहुंच जाती है। सिलसिलेवार मैं आपको घटना बताता हूं कि पहले के सुबह करीब 7:30 बजे के आसपास मैं जहां चाय पी रहा था, पेपर पढ़ रहा था, उसी समय अचानक आया कि हम लोग मीडिया वाले हैं। मैंने कहा आपका स्वागत है, मैं इंतजार कर रहा था महीनों से, सालों से, लेकिन आज आप आ ही गए, आपका धन्यवाद, विराजे आप। और उसके बाद कुछ लोग फिर यहाँ जहाँ मेरे परिवार के लोग रहते हैं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, बेटा, बहू सब निवास करते हैं इधर इस ब्लॉक में, तो यहाँ कुछ लोग गए थे, कुछ देर बैठे रहे। फिर मैंने कहा कि आपके पास कोई सर्च वारंट है? बोले कि हमारे पास सर्च वारंट 1/7 का है और ये किसमें है?
मैंने कहा भाई रमन सिंह जिस समय इसको नगर निगम ने जब ऐलान किया था तो ये ब्लॉक मैंने लिया था। तो ये अलग ब्लॉक है, पूर्व मुख्यमंत्री का ये यहाँ ऑफिस कार्यालय है। तो फिर कहा कि आप तो यहाँ बैठे, हमें सर्च वारंट मिला है उस ब्लॉक का है और हम यहाँ नहीं करेंगे। तो मैंने कहा कि मैं जा सकता हूँ विधानसभा। फिर उन्होंने कहा कि न जाए तो ज्यादा अच्छा है। तो वो सब वो लाइन जो है वो कहने का मतलब है कि मत जाओ। फिर मैं रुक गया, फिर फोन वगैरह मांगे, मैं बोला फोन तो नहीं दूंगा आपको। तो बोले फोन में कहीं बात मत करिए, मैं बिल्कुल बात नहीं करूंगा। उसके बाद यहाँ घर में सर्चिंग शुरू किए। भूपेश बघेल के घर 11 घंटे की जांच के बाद ईडी की टीम वापस लौट गई। पूर्व सीएम बघेल ने कहा कि 33 लाख रुपए कैश लेकर जांच टीम गई है। इसी मामले में एनडीटीवी संवाददाता ने इस मामले पर ज्यादा जानकारी के साथ एक खास रिपोर्ट भेजी है, आपको सुनाते हैं। और इस बीच अहम खबर, छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में ईडी ने चैतन्य बघेल को भेजा है समन। कल पूछताछ के लिए ईडी ने बुलाया है। पूर्व सीएम बघेल के बेटे हैं चैतन्य। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और इस मामले पर सियासत भी गर्म है, लेकिन इस मामले में आगे क्या कुछ होने वाला है ये दिलचस्प हो जाएगा। बहरहाल शराब घोटाला मामले में ईडी ने चैतन्य बघेल को समन भेजा है। आज करीब 10 घंटे से ज्यादा देर तक ईडी ने इस मामले में पड़ताल की और इसके बाद भूपेश बघेल खुद मीडिया के सामने आए। 11 घंटे तक आज रेड चली है और अब इस मामले में समन भेजा गया है चैतन्य बघेल को। पूर्व सीएम के बेटे हैं चैतन्य बघेल और इन्हें ईडी ने समन भेजा है। कल पूछताछ के लिए बुलाया है। इधर 11 घंटे की रेड और 33 लाख रुपए कैश लेकर ईडी की टीम गई है, जिसके बाद भूपेश बघेल मीडिया के सामने भी आए। उन्होंने कई मसलों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो मुश्किल बढ़ाए, लेकिन इस बीच ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य को ईडी ने समन भेजा है और यहां पर अब उन्हें कल पूछताछ के लिए बुलाया गया। ईडी ने चैतन्य को समन भेजकर कल पूछताछ के लिए ईडी बुलाया ईडी दफ्तर में। अब इस मामले पर आगे क्या होगा ये खास है, लेकिन शराब घोटाला मामले को लेकर एक एक कड़ी सुलझाती हुई ईडी नजर आ रही है। दूसरी तरफ ईडी के सामने भी कई चुनौतियां हैं और आज करीब 11 घंटे पूछताछ और 33 लाख रुपए कैश लेकर ईडी की टीम निकली है इस मामले पर। इस घटना के बाद जब भूपेश बघेल सामने आए, जो कि हम आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं, तो उन्होंने कई मसलों का जिक्र किया। बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस पूर्व सीएम ने किया है और अभी ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट, उनके बेटे चैतन्य को ईडी ने समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया है। आगे बढ़ते हैं। अंबिकापुर से खबर है, एक्शन में आयकर विभाग है। कांग्रेस नेता के ठिकानों पर आईटी की रेड पड़ी है। यहां पर जानकारी मिल रही है कि दुतेंद्र मिश्रा के ठिकानों पर छापेमारी की गई। कल्याण ट्रेडर्स के संचालक है दुतेंद्र और प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री भी। दुतेंद्र मिश्रा टैक्स चोरी के मामले में इन पर कार्रवाई की जा रही है। तो अंबिकापुर से ये अपडेट सामने आया। अंबिकापुर में आयकर विभाग ने कार्रवाई की है और कांग्रेस नेता दुतेंद्र मिश्रा के ठिकानों पर छापेमारी की। प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री दुतेंद्र मिश्रा कल्याण ट्रेडर्स के संचालक हैं। दुतेंद्र मिश्रा की दुकान और मकान पर छापेमारी की गई। इनकम टैक्स चोरी की शिकायत मिलने पर यह कार्रवाई की गई। खबर राजधानी भोपाल से, जिले में आईटी विभाग की कार्रवाई। अल्फा कम्युनिकेशन के ठिकानों पर रेड, परफेक्ट सॉल्यूशंस के ठिकानों पर भी छापा। आय से अधिक संपत्ति के मामले में कार्रवाई। आईटी और पुलिस के 20 अधिकारी इस एक्शन में शामिल नजर आए। सौरभ अग्रवाल संचालित करता है दोनों कंपनियां। तो ये खास खबर, भोपाल में आय से अधिक संपत्ति के मामले में इनकम टैक्स विभाग ने कार्रवाई करते हुए
परफेक्ट सॉल्यूशंस और अल्फा कम्युनिकेशन के दफ्तर पर रेड की। सौरभ अग्रवाल नाम का शख्स दोनों कंपनियों को संचालित करता है। इस कार्रवाई में आईटी और पुलिस विभाग के 20 अधिकारी शामिल रहे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में इनकम टैक्स ने छापेमार कार्रवाई की है। अभी भी इनकम टैक्स की टीम मौजूद है और यहां पर छापेमार कार्रवाई की जा रही। दरअसल ये अल्फा कम्युनिकेशन और परफेक्ट सॉल्यूशन का ऑफिस है जहां पर इनकम टैक्स के अधिकारी मौजूद हैं। सुरक्षा के लिहाज से लोकल पुलिस को तैनात किया गया है। दरअसल ये जो कंपनी है वो ऑफिस इक्विपमेंट सप्लायर है भोपाल में, क्योंकि आय से अधिक संपत्ति की शिकायत मिली थी और इस शिकायत के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। भोपाल का चूना भट्टी इलाका है। इसी इलाके में 15 से 20 जो इनकम टैक्स के अधिकारी हैं, इसके अलावा पुलिस के अधिकारी हैं, वो पहुंचे और उन्होंने अभी जांच पड़ताल शुरू की है। सौरभ अग्रवाल जो है उसका नाम सामने आ रहा है, जो अल्फा कम्युनिकेशन और परफेक्ट सॉल्यूशन का ओनर बताया जा रहा है, जिसके खिलाफ पूरी कार्रवाई की जा रही है। हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर इनकम टैक्स की ओर से कोई पुष्टि नहीं हुई है। खबर ये भी है कि इनके घर पर भी कार्रवाई हुई है। लग्जरी कार जो है वो सौरभ की यहाँ पर खड़ी हुई है। जो आसपास के लोग हैं वो बताते हैं कि उनकी कार है और कई तरीके के सवाल जो हैं वो इनकम टैक्स की कार्रवाई के बाद उठ रहे हैं, खासतौर पर ऑफिस इक्विपमेंट सप्लाईज को लेकर। बताया ये भी जा रहा है कि कई जो IAS IPS अफसर हैं उससे भी सौरभ के संबंध रहे हैं। देखना होगा कि IT की जांच में, इस सर्चिंग में क्या कुछ सामने निकल कर आता है। भोपाल से कैमरा पर्सन राजू बाथम के साथ आकाश द्विवेदी, NDTV। और खबर गरियाबंद से, जहां 3 इनामी नक्सलियों ने सरेंडर किया है। 5-5 लाख के 3 इनामी नक्सलियों का सरेंडर। तीनों नक्सलियों ने पुलिस लाइन में सरेंडर किया। सरेंडर करने वालों में दिलीप उर्फ संतु शामिल हैं, मंजुला उर्फ लक्ष्मी, सुनीता उर्फ जुनकी भी शामिल हैं। तीनों पर हत्या, लूट, पुलिस पर हमले के केस दर्ज हैं। 20 जनवरी को मुठभेड़ के बाद दहशत में नक्सली सुरक्षा बलों के सामने लगातार सरेंडर कर रहे हैं। पिछले 1 वर्षों से छत्तीसगढ़ राज्य में और विशेषकर उन क्षेत्रों में जो नक्सल प्रभावित है, जैसे बस्तर क्षेत्र हो गया और रायपुर रेंज के जो जिले हैं धमतरी और गरियाबंद, जहां पे नक्सलियों की गतिविधि है, उसको लेके एक विशेष रणनीति के तहत कार्य शुरू हुआ और उसके कारण से बस्तर क्षेत्र में एवं अन्य क्षेत्रों में नक्सलियों के विरुद्ध एक कारगर कार्रवाई सुरक्षा बलों के द्वारा की गई। जो सुरक्षा बलों का जो मेन मकसद है कि माओवादियों का, नक्सलियों का संपूर्ण इकोसिस्टम को ध्वस्त किया जाए और इसी रणनीति के तहत कार्रवाई की जा रही है। और इसमें न केवल सुरक्षा बलों के द्वारा ऑपरेशन, बल्कि जो आम जन हैं या जो नक्सलियों के कैडर हैं, उन तक, दिलों तक पहुंचने के लिए भी कार्य किए जा रहे हैं। और जो शासन की राहत एवं पुनर्वास नीति है उसका भी व्यापक प्रचार प्रसार किया जा रहा है। और हमारा मकसद यही है कि जो भी नक्सली संगठन से जुड़े हुए कैडर हैं या जो भी उनका सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे उनसे यही अपेक्षा रहती है कि वो राहत एवं पुनर्वास नीति का लाभ उठाएं और शासन की मुख्यधारा में जुड़कर समाज के विकास में, राज्य के विकास में और राष्ट्र के विकास में अपना योगदान दें। मध्य प्रदेश में 2190 गौशाला है। यहां पर 3 लाख से ज्यादा मवेशी रखे भी जाते हैं। फिर भी इनकी सड़क पर मौजूदगी कई सवाल खड़े करती है और इंसानी जान को जोखिम में डालकर अक्सर सड़क दुर्घटनाओं को जन्म देती है। आंकड़ों की बात करें तो हर रोज मध्य प्रदेश में 200 से ज्यादा सड़क दुर्घटनाएं आवारा पशुओं की वजह से सामने आती है। एक आंकड़े के मुताबिक हर रोज 3 से ज्यादा लोगों की सड़क हादसे में मौत होती है और कारण आवारा पशु। देखिए संवाददाता अतुल गौड़ की खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की ज्यादातर सड़कों और हाईवे पर खड़े आवारा पशु वाहन चालकों के लिए समस्या खड़ी करते हैं। वहीं कई जगहों पर इनके कारण हादसे भी हो जाते हैं। आंकड़ों की बात करें तो हर रोज मध्य प्रदेश में 200 से ज्यादा सड़क दुर्घटनाएं आवारा पशु के कारण सामने आती है। आंकड़े यह भी बताते हैं कि मध्य प्रदेश में आवारा पशु की वजह से साल 2021, 22, 23,
2024 और साल 2025 में हर रोज 3 से ज्यादा सड़क दुर्घटनाओं में आवारा मवेशियों के कारण इंसानी जान भी गई। सवाल बड़ा है क्योंकि इंसानी जान के साथ जुड़ा है। दरअसल इस मामले को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ग्वालियर ने संज्ञान में लिया है। 13 जिलों के कलेक्टरों से ये पूछा है कि सड़क पर आवारा मवेशी क्यों हैं, जब उनके रहने की जगह गौशाला हर जिले में मौजूद है, हर गांव में वो काम कर रही है। तो ऐसे में सड़कों पर इन आवारा मवेशियों की ज़रूरत क्या है और इन्हें हटाया क्यों नहीं जाता? प्रशासनिक तौर पर इसका जवाब कोर्ट को दिया जाना है। उसका खुलासा तो हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर हम दुर्घटनाओं की बात करें तो मध्य प्रदेश के कई जिले ऐसे हैं जिनमें आवारा पशुओं का आतंक है और सैकड़ों दुर्घटनाएं अक्सर सामने आती हैं। लोग अपनी जान तक गंवा देते हैं, लेकिन सड़कों पर इंसानी जान के दुश्मन ये आवारा पशु जस के तस बैठे हैं। सवाल बड़ा है क्योंकि इंसान की जान से जुड़ा है, इसलिए पूछना तो बनता है। और यह सवाल अब हम ही नहीं पूछ रहे, बल्कि मध्य प्रदेश ग्वालियर उच्च न्यायालय ने भी सरकार से पूछा है। कोर्ट ने मध्य प्रदेश के 13 जिलों के कलेक्टरों को नोटिस जारी किया है और जानवरों की बेकदरी के साथ इंसानी जान और सड़क सुरक्षा अधिनियम की याद भी दिलाई है। कोर्ट ने पूछा है कि मवेशी सड़क पर क्यों है। सवाल का जवाब ढूंढने के लिए एनडीटीवी संवाददाता अतुल गौर ग्राउंड जीरो पर पड़ताल के लिए गए। किसी जानवर की वजह से किसी इंसान की मौत हो जाए तो उसका सड़क से हटना कितना जरूरी है, क्योंकि कोई परिवार बिखर जाए तो उसका दुख क्या होता है। आपको हम सुधीर चावला से मिलवाते हैं। अपनी पत्नी के साथ सब्जी मंडी गए थे। आवारा मवेशी ने सड़क पर लड़ते हुए पीछे से पत्नी को टक्कर मार दी। पत्नी गिरी, कुछ दिन इलाज चला, लेकिन मौत हो गई। सुधीर और उनके बच्चे अकेले पड़ गए और एक परिवार बिखर गया। आवारा मवेशी सड़क पर घूमते हैं, किसी की जान ले लें और कोई परिवार बिखर जाए तो आप इसका अंदाजा किस तरह लगाएंगे, इस रिपोर्ट को देखकर समझ सकते हैं। क्योंकि हम एक परिवार के साथ में हैं। सुधीर चावला जी का परिवार बिखर गया। उनकी पत्नी को आवारा मवेशी ने टक्कर मार दी। इलाज तो कराया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। उनके गम में उनके आंखों को नम होते हुए भी हमने देखा है और उनकी उस मुहिम को भी हमने सड़क पर देखा है कि वो जब भी किसी आवारा मवेशी को सड़क पर देखते हैं तो उसे दूर तक छोड़ के जाने की कोशिश करते हैं। ये इसलिए करते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि उनकी पत्नी तो गंभीर घायल हुई और मौत के मुंह में समा गई, लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति के साथ इस तरह का हादसा ना हो और उसका परिवार ना टूटे। सुधीर जी, एनडीटीवी से बात करने के लिए आपका शुक्रिया। आपने पत्नी को खो दिया, गम तो है, उनका याद तो हमेशा रहती है, लेकिन कहीं ना कहीं आप सड़कों पर से आवारा मवेशी भी हटाते हैं, तो कब तक हटाएंगे ऐसे? कोशिश तो करता हूं मैं कि आवारा पशुओं को दूर तक हटाने की, लेकिन इतनी संख्या है कि उनको हटाना बड़ा मुश्किल काम है। मैं सोचता हूँ मेरी पत्नी तो मेरे हाथ से चली गई, जिसको मैं नहीं बचा सका, परंतु कोई दूसरा इससे और घायल ना हो या उसकी डेथ ना हो, जिससे उसका परिवार ना बिखरे। तो मेरे लगभग यही कोशिश रहती है कि उनको दूर तक हटाऊं, लेकिन इतनी संख्या होने के बावजूद बड़ा मुश्किल है। कैसे आपकी पत्नी को चोट पहुंचाई थी, क्या क्या हुआ था, थोड़ा बताएंगे? मैं और मेरी वाइफ एक स्कूल से आ रहे थे, तो साथ में बाइक पे थी। हमने बैल लड़ते हुए आ रहे थे। जैसे हम रुके, लेकिन उन्होंने मेरे को तो टक्कर नहीं मारी, पीछे उनको सींग मारा। तो चूंकि अपोजिट साइड में जा गिरी और नीचे पत्थर लगा हुआ था, सड़क भी ऐसी पथरीली थी, सड़क भी नहीं बनी हुई थी, तो जाके पत्थर दिमाग के ऊपर लग गया और वहीं अनकॉन्शियस हो गई। जिला अस्पताल में ले गया, वहाँ उनका कुछ इलाज नहीं हो सका, उनमें रेफ़र कर दिया ग्वालियर। और रात को 9:15 बजे के लगभग उनकी डेथ हो गई। कैसे जीवन चलता है? बड़ा मुश्किल है, घर बिखर गया, बच्चे छोटे छोटे थे, उनको संभालना करना बड़ा मुश्किल रहा। बड़ी दयनीय स्थिति हुई। 14 साल से इन बच्चों को भुगत रहा हूँ, लेकिन क्या कर सकते हैं, परिवार तो बिखर गया ना। परिवार बिखर गया और परिवार को बिखरने से रोकने के लिए ये अपनी मुहिम चलाते हैं, आवारा पशुओं को सड़क से हटाते हैं, लेकिन ये भी कहते हैं कि ये कब तक होगा, कैसे होगा, वो नहीं जानते, क्योंकि संख्या उनकी इतनी है कि उनके हटाने से कुछ फर्क
पड़ता भी नहीं। सबसे पहले हम जिला पंचायत के दफ्तर पहुंचे। दफ्तर की मुखिया से पूछा तो उन्होंने साफ स्वीकार किया और कहा कि गौशाला बनाने का उद्देश्य यह है कि सड़क पर मवेशी ना घूमे, लेकिन सड़क पर घूमते मवेशियों के लिए इन्होंने पशुपालन विभाग को जिम्मेदार ठहराया। सर, ये जो गौशालाएं हैं हमारे जिले में मनरेगा के तहत चलने वाली, वो उनकी संख्या कितनी है, उनमें गोवंश कितना है और क्या कैपेसिटी उनकी ज्यादा है या कम है, या गोवंश जो भी है? लगभग 150 के करीब हमारी गौशालाएं हैं जिले में, और कुछ गौशालाएं पूर्णतः सैचुरेटेड हैं, गौशालाओं में पूरा गोवंश है, और कुछ गौशालाओं में अभी जगह है। इनके पंजीकरण की बात की जाए तो उनके मापदंड जिन गौशालाओं ने पूरे कर लिए हैं तो रजिस्टर्ड होती हैं गौ संवर्धन बोर्ड में, जिनसे वहाँ पे इनका जो पर गाय के हिसाब से जो पर गाय के मान से पैसा होता है वो आना शुरू हो जाता है। तो जैसे जैसे रजिस्टर्ड होते जा रहे हैं तो वो भी चालू हो जाता है। जी सर, इसमें जो खाली आपने बताई उनकी संख्या लगभग कितनी होगी? 158 अगर आपके पास टोटल है तो टोटल इसके खाली गौशालाओं की संख्या कितनी होगी? खाली हमें दिखवाना पड़ेगा, ऐसे खाली का तो ऐसे नहीं बोल सकते क्योंकि उनमें गाय तो रहती है, पर अगर कोई खाली अगर आप कह रहे हो तो दिखवा के जगह का आप कह रहे थे ना कि जगह खाली है। अब ये कैसे पता चले, मतलब अगर 100 की गौशाला है और उसमें 30 है या 40 है 50 है तो वो लिस्टिंग हो जाएगी, तो उसके बाद हम दिखा सकते हैं कितना हमारे पास स्पेस है। ये जो गौशाला बनाने का पूरा प्रोजेक्ट है वो इसीलिए है कि जो गौशालाएं सड़क पर घूमती हैं, हाईवे पर रहते घूमते हुए एक्सीडेंट का भी शिकार हो जाते हैं, तो उस तरह की एक्टिविटीज़ को या एक्सीडेंट्स को हम रोक सकें और उन सभी गायों को हम इन गौशालाओं में स्थापित कर सकें। जिला पंचायत के दफ्तर से निकलने के बाद हमने रुख किया पशुपालन विभाग का। यहाँ की हालात तो खुद बदहाल है। इस समय मौजूद है शिवपुरी से झांसी को जोड़ने वाली सड़क पर। काली माई सड़क इसका नाम है और सड़क पर आपको आवारा पशु दिखाई देंगे और 10 कदम दूर पर अगर वो मंदिर के पीछे आप देखेंगे तो आपको नजर आएगी वेटरनरी डिपार्टमेंट यानी पशुपालन विभाग की इमारत। यानी वहाँ से ये गाय जो हैं उन जिम्मेदार अधिकारियों को दिखाई नहीं देती और लोग जो हैं किसी तरह से यहाँ से निकलते हैं। आप लोग गाय से बचकर निकल रहे हैं, तकलीफ तो होती है ना? बहुत होती है, लेकिन क्या करें, कहते नहीं है कुछ नहीं कहते कि इससे क्या कहते हैं, वो तो रोज का यही काम है हमारा, बच के निकलना वगैरह। और दुर्घटनाएं हो जाती है कि नहीं? बहुत होती रहती हैं, काफी हो गई यहाँ पे इस बीच पे, तो बहुत रोज होती हैं रोज। तो आप समझ सकते हैं कि इस तरह की दुर्घटनाएं भी रोज होती हैं। और देखिए कुछ बच्चे भी यहाँ पर आ रहे हैं, हम उनको भी रोक करके पूछेंगे और समझने की कोशिश करेंगे उनसे कि ये जो गाय मवेशी सड़क पर खड़े हैं इनकी वजह से दिक्कत होती है सर? इनकी वजह से दिक्कत होती है? हाँ, दिक्कत होती है सर। क्या दिक्कत होती है? अरे जाने आने में दिक्कत होती है। जाने आने में आप समझ लीजिए ट्रैफिक है। देखिए ये जो पूरा के पूरा सिस्टम है, आप ये समझ लीजिए। थोड़ा सा रुकिए भाई साहब। ये जो गाय मवेशी रोड पर खड़ी हैं इनसे समस्या आ रही है आपको? क्या समस्या? एक्सीडेंट की वजह से। एक्सीडेंट होते हैं? हाँ। तो बच के निकलना पड़ता है? हाँ। आप बता दीजिए, गाय मवेशी जो सड़क पर हैं उसकी वजह से तकलीफ आती है? आती है ना। क्या तकलीफ आती है? बच्चे वगैरह निकलते हैं, एक्सीडेंट वगैरह, गाय खड़ी हो जाती हैं उधर, तो क्या है लोगों को दिक्कत आती है, एकदम भिड़ जाते हैं लोग आते हैं, कहीं इधर से जा रहे हैं बच्चे, कहीं उधर से जा रहे हैं, एक्सीडेंट का डर रहता है। और ये जो तस्वीरें हम सड़क पर आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वो वेटरनरी डिपार्टमेंट यानी पशुपालन विभाग के कुछ कदम दूर है और यहाँ गाय मवेशियों का किस तरह से हुजूम लगा हुआ है। यही वजह है कि कहीं ना कहीं इनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पुलिस के जवान भी हमारे बीच में आ गए इत्तेफाक से। सर, गाय मवेशी रोज इस तरह से रोड पर अगर रहेंगे तो इंसान चलेगा कैसे? समस्या तो आएगी, ट्रैफिक की समस्या ज़्यादा आएगी। तो आप लोग ट्रैफिक कैसे कंट्रोल करते हैं बताइए? इनको भगा के करना पड़ता है और पब्लिक को समझाई करना पड़ता है। चलिए, आपने अच्छी बात की हमसे। और ये हम आपको बता रहे हैं कि मंदिर के पीछे वेटरनरी पशुपालन विभाग का ऑफिस और यहाँ गाय का ये आवारा पशुओं का हुजूम आपको ये खबर से जोड़ने के लिए काफ़ी है, जो ये बता रहा है कि सड़क पर मवेशी हैं। कोर्ट पूछता है, न्यायालय पूछता है कि ये मवेशी सड़क पर क्यों है, क्यों दुर्घटना को जन्म दे रहे हैं, क्यों नहीं इनको हटाया जाता, क्यों नहीं इनके घरों तक पहुँचाया जाता। सवाल खड़ा है और इस सवाल को हम अंत तक ढूंढ कर रहेंगे। हालांकि पशुपालन विभाग के अधिकारियों के पास भी कोई पुख्ता जवाब नहीं है। देखिए, हमारे यहाँ क्या है कि अपने ज़िले में शिवपुरी में 85 इस समय गौशालाएँ संचालित हैं। वो 85 गौशालाओं में 9,735 निराश्रित गौवंश को रखा जा रहा है। इनको गौ संवर्धन बोर्ड द्वारा एक
गाय या बड़े गौवंश को 20 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से अनुदान दिया जाता है, जो हम नियमित रूप से इनको पहुंचाते रहे। ये बात सही है कि इसके बावजूद भी अभी भी हमारे पास 38 ऐसी गौशालाएं हैं जहां पर हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये और संचालित हो जाएं, जिससे वहां पर पशुओं को पहुंचाया जा सके। मध्य प्रदेश में मवेशियों का नियंत्रण उनका पालन पोषण गौ संवर्धन बोर्ड करता है। यही से आवारा मवेशियों को रखना, पालन करना और उनकी देखभाल के लिए एक निश्चित राशि जारी की जाती है और गौशालाओं की मॉनिटरिंग भी। लेकिन बोर्ड की मौजूदगी के बाद भी तस्वीर अगर कुछ इसी तरह की सामने आती है तो चिंता बढ़ना स्वाभाविक है, क्योंकि बात सड़क पर इंसानों की सुरक्षा की है। हम आपको जिले दर जिले ये समझाने की कोशिश इन आंकड़ों के जरिए करेंगे कि मध्य प्रदेश में गौशालाएं कितनी हैं, ऐसी गौशालाएं कितनी हैं जिनमें मवेशियों की संख्या कम है और वहां मवेशियों को रखा जा सकता है। हम ये भी बताएंगे कि मध्य प्रदेश गौ संवर्धन बोर्ड भोपाल इनको कितना अनुदान देता है। हम आपको ये भी बताएंगे आंकड़ों के ज़रिए से कि ऐसी गौशाला जिनमें गौ वंश को रखने की जगह है, बावजूद वो खाली हैं और सड़कों पर इस तरह मवेशियों का अगर आतंक है तो क्यों है। मध्य प्रदेश में आवारा पशु की वजह से हर रोज दुर्घटनाएं होती है, वह भी 200 से ज्यादा। मध्य प्रदेश में 2190 पंजीकृत गौशालाएं हैं, जिनमें से 627 अशासकीय स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा और 1563 गौशालाएं मुख्यमंत्री गौ सेवा योजना के अंतर्गत संचालित है। मध्य प्रदेश में गौवंश की संख्या 3,15,000 है। एमपी में कुल 600 निर्माणाधीन गौशालाएं, सक्रिय गौशालाओं की संख्या 1900 है। मध्य प्रदेश में गौशालाओं को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने गौ सेवा आयोग की स्थापना की है। गौ सेवा आयोग गौशालाओं के लिए अनुदान और अन्य सहायता प्रदान करता है। सरकारी तंत्र, सिस्टम, व्यवस्था, नियम, कायदे, कानून सब बताते हैं कि सब कुछ है, लेकिन सड़क पर मवेशी क्यों है, कोई नहीं बताता। इसका जवाब हम ढूंढने के लिए निकले थे, लेकिन हम भी पता नहीं लगा सके कि सड़क पर आवारा मवेशी क्यों है। शहरी इलाके भी आवारा मवेशियों से परेशान हैं। जिम्मेदारी नगर प्रशासन पर उठनी ही चाहिए, लेकिन नगर पालिका सीएमओ की अपनी परेशानी है। देखिए, नगर पालिका शिवपुरी क्षेत्र में नगर पालिका केवल एक गौशाला है जो लुधावली क्षेत्र में है, उसमें सहयोग प्रदान करती है। पूर्ण नियंत्रण नगर पालिका नहीं रखती है, उसमें हम वेटनरी विभाग के साथ में मिलकर उसको संचालन का कार्य संभालते हैं। और उस गौशाला में अभी लगभग फुल कैपेसिटी है। कैपेसिटी फुल है। और सर, जो सड़कों पर आवारा पशु घूमते हैं, इनको नियंत्रण करने की क्या योजना है? इनकी योजना ये बनाई गई है, हम अपने काऊ कैचर के माध्यम से उनको आवारा पशुओं को उसमें पकड़ते हैं और संबंधित आसपास की जहाँ गौशाला, जहाँ वेटनरी विभाग हमें अलाउ करता है कि वहाँ हम ले जा सकते हैं, उनकी अनुमति से हम वहाँ पर उन गौशालाओं में उन्हें भेजते हैं। हम पड़ताल करने के लिए निकले थे और सच जानकर ही वापस जाना चाहते थे। हमने सीधे रुख किया गौशाला का। वहां पहुंचे तो जिम्मेदार कर्मचारी बोले कि 800 की जगह है और 400 जानवर है। 400 पशु की जगह अभी भी खाली है। गनीमत थी कि गौशाला चलती हुई मिली। सड़क पर गाय क्यों हैं, उसके संबंध में जब हमने अधिकारियों से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि शिवपुरी नगर में जो गौशाला है वो फुल है, इसलिए हमारा कर्तव्य बनता था कि हम गौशाला की पड़ताल करें और जानें कि गौशाला में स्थिति क्या है। हम पहुंचे हैं शिवपुरी की एक गौशाला में और वहां समझने की कोशिश करते हैं। गौशाला है, गाय रखी गई हैं और गायों का पालन भी किया जा रहा है। जो इनके जिम्मेदार हैं उनसे भी समझ लेते हैं कि अभी तकरीबन गौशाला में कितनी गाय रखी हैं? 450 के लगभग है सर। और इसमें गाय कितनी रख सकते हैं? इसमें 700-800 के लगभग आ सकती है। 800 के आसपास रख सकते हैं। तो फिर जो सड़कों पर गाय घूम रही हैं उनको क्यों नहीं अंदर लाया जाता? वो सर नगर पालिका ला रही पकड़ के, अभी 4 चक्कर आए हुए हैं, 12 नग लाए हुए, साढ़े। अच्छा। हाँ, रोज पकड़ रहे हैं वो। हाँ, तो लाते रहते हैं। लेकिन अभी जब हम तो देख रहे हैं सड़कों पे बहुत सारे जानवर घूम रहे हैं, ऐसे में कहीं अगर आप देख रहे हैं तो आपके यहाँ बता रहे हैं कि 800 तक रखे जा सकते हैं, 400 ही। वो सर क्या है, पकड़ के लाते हैं तो अपन रखते हैं यहाँ पे। तो ये देखिए तस्वीरें हैं, ये गौशाला है, इसमें बताया जो गया है कि रखने की कैपेसिटी 800 से ज़्यादा की है। तकरीबन 400 मवेशी यहाँ रखे गए हैं और 400 मवेशियों का जो है पालन किया जा रहा है। तो तस्वीरें साफ तौर पर ये भी बयां कर रही हैं कि सड़कों पर जो आवारा पशु हैं
वो क्यों घूम रहे हैं और उनकी सड़कों पर ज़रूरत क्यों है, जब इस तरह की गौशाला शहर के बीचों बीच मौजूद है और उनका संचालन बाकायदा किया जा रहा है। यही कोर्ट पूछने की कोशिश कर रहा है और इसी वजह से हम ग्राउंड जीरो पर पड़ताल करते हुए ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि गौशाला में कितनी जगह है और कितने मवेशियों को रखे जाने के बाद इनको सड़कों पर से नहीं हटाया जा रहा है। तो गौशाला को हम देख रहे हैं तो गौशाला का एक पार्ट ये भी है और यहाँ गौशाला में आप देखिए कि बहुत सारे मवेशी यहाँ भी बंद करके रखे हुए हैं। तो ये स्थिति है और इस स्थिति से हम इनकार नहीं करते क्योंकि तस्वीरें साफ तौर पर साफ और सच्चाई बयां करती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये सवाल भी है कि जब सड़कों पर इन आवारा मवेशियों का आतंक है और इसमें रखे जाने की पर्याप्त जगह भी है, तो फिर उन मवेशियों को सड़कों से क्यों नहीं हटाया जा रहा है। हालात ये हैं कि सड़कों पर आवारा जानवर अपना आतंक बरपाए हैं, लोगों की जान ले रहे हैं, उन्हें घायल कर रहे हैं और कई मामले न्यायालयों में आते हैं कंपनसेशन के लिए, जिसमें अपाहिज ये कहता है कि उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई और उसका परिवार बिखर गया। अब ऐसे मामलों को लेकर जब कोर्ट ने जिला कलेक्टरों से ये पूछा है कि आवारा पशु सड़क पर क्यों हैं, तो इसका जवाब वो क्या देते हैं, इस पर सबकी निगाहें लगना स्वाभाविक है। शिवपुरी से अपने कैमरा साथी नितिन शर्मा के साथ अतुल गौड़, एनडीटीवी।